पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 6.2 का। और एक्सरसाइज 6.2 है वो है अपनी कक्षा 10th की मैथमेटिक्स। उसमें चैप्टर जो 6 है ट्राइंगल्स उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। उसकी जो एक्सरसाइज है 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ पर 6 भी हम पढ़ेंगे। हमने लिख लिया है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ऑलरेडी लिख के रखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आकृति 6.20 में डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के। हमसे कहा गया है कि आकृति 6.20 है और ये 6.21 है। तो आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओ क्यू के, यानी डीई कहाँ है, डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के। और डीएफ समांतर है किसके, ओ आर के। डीएफ समांतर है ओ आर के सॉरी, ये हमसे कहा गया है। और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ई एफ यानी कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। यानी पूरे त्रिभुज में ई एफ और क्यू आर के समांतर हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए। या फिर जैसे त्रिभुज का, जैसे हम मानते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू और पी ओ आर इसके साथ आएगा तभी लिख लेंगे कि दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम त्रिभुज पी ओ क्यू में, क्योंकि यहाँ पर हम दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक पी ओ क्यू और एक पी ओ आर। इन दोनों त्रिभुजों की हम क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय होती है उसके अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करके बताएंगे कि ई एफ समांतर होता है क्यू आर के। यहाँ से यहाँ तक ई एफ है और ये क्यू आर है, ये दोनों हमें सिद्ध करके दिखाने हैं कि क्या ये समांतर है। जबकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, और हमें दिखाना है कि ये किसके समांतर होगी, इसके। ये तीन साइन मैंने लगा दिए हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है, तो आप सिद्ध करके दिखाओ कि क्या ये इसके समांतर होगी। तो बिल्कुल हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज किसमें, पी ओ क्यू में। त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या देखते हैं हम कि त्रिभुज पी ओ क्यू में हमें दिया गया है कि त्रिभुज पी ओ क्यू में दिया गया है कि ई डी समांतर है किसके, क्यू ओ के, या फिर डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें दिया है कि डी ई हमारी समांतर है किसके, ओ क्यू के। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, गिवन। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि अब ये तो दिया है हमें कि त्रिभुज पी ओ क्यू में ईडी समांतर है क्यू ओ के, लेकिन अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसमें थेल्स थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके बताना है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर उसकी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम का विपरीत क्या होता है कि जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ पर देखिए कि जो ईडी रेखा है वो क्यू ओ के समांतर है। हमसे कहा गया है कि ईडी रेखा क्यू ओ के समांतर है, और अभी हमने देखा है प्रमेय में कि जब कोई रेखा इस तरह से समांतर होती है तो वो उसकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लिखेंगे पीई अनुपात ई क्यू बराबर पी डी अनुपात डी ओ। त्रिभुज पी ओ क्यू में देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीई
यहाँ पर लिख देंगे पी ई अनुपात ई क्यू, पीई अनुपात ई क्यू बराबर है हमारा पीडी पीडी अनुपात डीओ, मतलब इन दोनों का रेशो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। और ये कहाँ से लाए हम, थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से ये हमने किया है कि ये बराबर ये होता है, इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। और इसे अब हम नाम दे देते हैं क्या, एक। इसके बाद हम त्रिभुज दूसरे में जाते हैं, त्रिभुज पी ओ आर में। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पी ओ आर में हमारी कंडीशन दी हुई है कि डी एफ समांतर है ओ आर के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डी एफ और किसके समांतर है, ओ आर के। और ये हमें दिया है, ये हमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो उसी तरह हम यूज करके लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ आर में पी डी अपन डी ओ बराबर पी एफ अपन एफ आर। इस तरह से हम थेल्स थ्योरम के रिजल्टों के अनुसार इसे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी डी अनुपात डी ओ, यहाँ पर लिखेंगे पी डी बटे डी ओ बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर। और ये कहाँ से लिखा है हमने, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय का यूज करके ये हमने लिखा है। इसे हम दो नाम दे देंगे। अब हम देखेंगे कि एक व दो से, यहाँ पर लिखेंगे हम कि एक व दो से, एक व दो से हम क्या पाते हैं, एक व दो से हम पाते हैं कि हमारा पीडी अनुपात डीओ और पीडी अनुपात डीओ एक में भी और दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा पीई अनुपात ई क्यू बराबर पी एफ अनुपात एफ आर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक व दो से अब हम इधर लिखते हैं कि एक व दो से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो एक व दो से हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर थोड़े इन्हें छोटा लिख लेते हैं कि ये एक था और ये दो था। तो अब इसके बाद एक व दो से हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद का हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि पीई ये हो जाएगा अपन का पीई बटा में हो जाएगा ई क्यू, यानी अनुपात ई क्यू बराबर है हमारा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर। देखो हमने नहीं किया है, अपने आप थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो देखिए पीई यानी कि पीई अनुपात ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर की। और यही साइड वाली वजह हमें चाहिए थी पूरे त्रिभुज में ई एफ अपन क्यू आर को समांतर सिद्ध करने के लिए। तो देखिए अब हम देखते हैं, अब हम लिखते हैं यहाँ की थेल्स थ्योरम से, यहाँ पर लिख लेंगे कि थेल्स थ्योरम जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने पढ़ाया था उससे देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि थेल्स थ्योरम के विपरीत से, यहाँ पर देखेंगे थेल्स प्रमेय के विपरीत, यानी उसका कन्वर्स क्या होता है से। थेल्स थ्योरम का विपरीत ये होता है कि जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए यहाँ पर जो पी ई अपॉन ई क्यू यानी ये पी क्यू रेखा है और पी आर रेखा है, ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इनको कोई रेखा क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ये वाली रेखा ई एफ। तो ये जो रेखा है ये इसके समांतर होगी, ये हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे सीधा कि हमारा ये हो जाएगा पीई अपॉन ई क्यू, एक बार और लिख देते हैं इसे, बराबर पी एफ अपॉन एफ आर हो जाता है। अतः सिद्ध होता है कि ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है।
तो ये हमारा HP यानी हैंस प्रूफ हो चुका है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है कि बिल्कुल जी हाँ, EF किसके समांतर है, QR के समांतर है। इसी प्रकार अब हम लास्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें लिखा हुआ है कि आकृति 6.21 में क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, देखिए क्या कहा गया है कि OP यानी O से P तक की दूरी, OQ यानी O से Q तक की दूरी और OR यानी O से R तक की दूरी, यानी OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के। देखिए AB किसके समांतर है, PQ के, यानी ये वाली लाइन समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। AC यानी ये समांतर हो जाएगी इसके और ये वाली लाइन समांतर है किसके, इसके। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। दर्शाइए कि BC समांतर है किसके, QR के, ये हमें दिखानी है। यहाँ पर हमें ये वाली दिखानी थी और यहाँ पर हमें ये वाली दिखानी है कि क्या ये दोनों क्या हैं, आपस में ये दोनों समांतर हैं कि नहीं, ये हमें दिखानी है। तो इसी प्रकार का ये सेम क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यहाँ पर इसके नीचे हम लिख देते हैं कि ये हमारा है आकृति 6.20 अकॉर्डिंग टू योर बुक, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि आकृति 6.21 अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो इस प्रकार से इसके नीचे लिखा हुआ है ऐसे। अब हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं कि त्रिभुज POQ और इधर ले लेते हैं हम त्रिभुज POR। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज POQ। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या दिया हुआ है, POQ में ये P है, O है और Q है। POQ में दिया गया है कि AB समांतर है PQ के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि जो AB है वो किसके समांतर है, PQ के समांतर है। ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया है। अब हम उसी प्रकार थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे कि जब AB PQ के समांतर हमें दिया गया है, हमने कहा था कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये इसकी भुजा के समांतर है, जब किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा खींची जाती है, तो वह क्या करती है, वह रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी कि PQ और किसको, यहाँ पर ये त्रिभुज की दो भुजा हो जाएंगी कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक PO और एक हो जाएगी कौन सी PQ, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए अब हम इन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं थेल्स थ्योरम से। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि PA अपॉन AO, त्रिभुज POQ में PA, देखिए PA अपॉन AO बराबर किसके है, हमने लिखा है कि PA यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, PA अपॉन AO बराबर हो जाता है हमारा किसके, यहाँ पर देखिए ये है अपना त्रिभुज POQ। तो हमारा PA अपॉन AO किसके बराबर हो जाता है, इधर हो जाता है ये हमारा त्रिभुज है POQ, ये वाला त्रिभुज हमने इसमें लिया है। तो PA अपॉन AO हो जाता है हमारा OB अपॉन BQ के। ये जो दो लाइन है इनको, ये वाली लाइन है वो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लिखेंगे PA अपॉन AO बराबर OB अपॉन BQ, PA अपॉन AO बराबर OB अपॉन यहाँ हो जाएगा क्या BQ। और ये हमने किससे लिखा है, थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है और इसे नाम दे देते हैं हम 1।
इसी प्रकार अब हम दोबारा से देखते हैं, तो हम लेते हैं त्रिभुज POR में। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज POR में। POR में हमारा क्या है, POR जो त्रिभुज है उसमें है कि जो हमारी रेखा है AC वो समांतर है किसके, PR के। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि AC PR के समांतर है। यहाँ पर लिख देंगे AC समांतर है किसके, PR के। और ये हमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि क्या BC समांतर है PR के। अब देखते हैं हम वही थेल्स थ्योरम से कि हमारा POC में क्या हो जाता है। तो POC में PA अपन AO बराबर OC अपन CR हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो PA अपन AO, तो इसमें हो जाएगा PA अपन AO बराबर हमारा हो जाता है क्या, OC अपन CR। PA अपन AO बराबर OC अपन CR हमारा हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे OC अपन CR। और ये किससे है हमारा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ये हमने फाइंड आउट किया है। और ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण, मतलब दो नाम इसे दे देंगे। तो अब हम इधर देखते हैं कि 1 और 2 से हमारा क्या निकल के आता है। यहाँ पर लिखेंगे हम कि 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या निकल के आया है कि देखिए यहाँ पर 1 व 2 से ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पर भी PA अपन AO है और यहाँ पर भी PA अपन AO है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा OB अपन BQ बराबर OC अपन CR। तो इसको हम यहाँ पर रिजल्ट को लिख लेते हैं कि ये हमारा आता है कि OB और नीचे है अपना BQ बराबर में हमें प्राप्त हुआ है OC अपॉन CR। तो इस प्रकार यहाँ ध्यान से देखिए कि OB कौन सा है, OB अपॉन BQ। देखिए OB अपॉन BQ बराबर है OC अपॉन CR के। अब ये दोनों जब बराबर हैं यानी कि इन दोनों भुजाओं का OR और OQ भुजा का अनुपात क्या है, समान अनुपात है। यानी कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि अनुपात समान आ रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी त्रिभुज की कोई एक भुजा, त्रिभुज में जब कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। और यही हमें याद करना है। और हमने अनुपात समान निकाल लिया है। तो इसी प्रकार लिखेंगे हम कि थेल्स प्रमेय की विपरीतता से या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यहाँ पर लिखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं कि ACCORDING अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इससे जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हम यहाँ पर पाते हैं कि हमारा जो BC है वो QR के समांतर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि OB अपॉन BQ बराबर है किसके, OC अपॉन CR के। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, BC और समांतर हो जाएगा क्या, QR के। तो यहाँ हमारा ये सिद्ध हो चुका है अच्छी तरह से। इसे ध्यान से देख लीजिए, पूरा कंप्लीटली हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, अच्छे तरीके से समझाया है। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि हमने किस तरह से आपको पूरा समझाया। इसे 4-5 बार आप चलाकर देख सकते हैं तो आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमने थेल्स थ्योरम का यूज किया है। जिस प्रकार इसमें दो ये समीकरण बने हैं इसी प्रकार यहाँ पर भी दो बने हैं और 1 और 2 के प्रयोग से हमने यहाँ लिखा है और उसी प्रकार हमने ये दोनों सेम किए हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.2 का। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से पूरा एक बार स्टडी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।
बेल आइकन को दबा कर रखें। वीडियो 2 के 2 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, 7 और 8। इन दोनों क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं। तो देखिए प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 कौन सी थी? प्रमेय 6.1 हमारी थी थेल्स प्रमेय, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। वो प्रमेय क्या थी कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर उसकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो थी हमारी प्रमेय 6.1। और प्रमेय 6.2 इसका विपरीत था, विलोम, कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को या त्रिभुज कोई एक रेखा त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये विलोम ये था कि त्रिभुज की कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के क्या होगी? समांतर होगी। तो देखिए इसमें हम उसका प्रयोग करेंगे थेल्स थ्योरम का, और इसमें थेल्स थ्योरम के विपरीत यानी विलोम का प्रयोग करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो देखिए सबसे पहले हम इसे करते हैं और बड़े ध्यान से आप यहाँ देखते रहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान दो भागों में बांट देती है, यानी समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कोई हम ट्राइंगल एक बनाते हैं इस प्रकार का। ये कोई एक हमारा ट्राइंगल है, ये एक हमारा ट्राइंगल है जिसमें हम बताएंगे कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि इसमें हम इधर ABC से नाम दे देते हैं। ABC नाम का एक कोई त्रिभुज है और यहाँ पर एक लाइन हम इस प्रकार की ये ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम है L, और ये हमें यहाँ पर D पर इधर और इधर E पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु है D, AB का मध्य बिंदु है D, यहाँ से हमने इसे खींची है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा ये रही BC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा यानी कि AC को क्या करती है? AE अनुपात AC यानी समान भागों में विभाजित कर देती है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? दिया गया है, हमें दिया गया कि त्रिभुज ABC नाम का एक त्रिभुज ABC में जो D है वो क्या है? D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है। D किसका मध्य बिंदु है? AB का। ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर DB हो जाएगा, क्योंकि जब ये मध्य बिंदु है AB रेखा का, जब D हमने मध्य बिंदु यहाँ पर माना है कि मध्य बिंदु से होकर जा रही है ये, तो यदि ये मध्य बिंदु है AB का, माना कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AD अपॉन DB। ये क्या हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा। और अब देखिए DAB का मध्य बिंदु है जिसमें AD बराबर DB है। अब ध्यान से देखिए कि और हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि BC के समांतर, हम यहाँ पर लिखेंगे BC के समांतर, BC के समांतर जो रेखा L है, BC के समांतर रेखा L, BC के समांतर रेखा L AB को D पर
तथा AC को E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद यानी काटती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट। तो अर्थात हमारा DE बराबर DE समांतर किसके हो जाएगा, DE समांतर है किसके, BC के। ये हमें इतना दिया गया है कि DE किसके समांतर है, BC के। यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। हमें ये सब कुछ दिया गया है, हमने ये प्रश्न को देखकर लिखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये त्रिभुज की एक भुजा है EB, इसका मध्य बिंदु D है, इसके अनुसार माना है से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये क्या है, एक रेखा है जो तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित, ये तीसरी भुजा है, इसको ये समद्विभाजित करेगी। अब देखिए ये हमें दिया गया जो हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो E है वो किसका, AC का मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि जो E है वो क्या है, AC का मध्य बिंदु है। अब देखिए प्रूफ में हम देखते हैं, प्रूफ में हम देखते हैं कि हमें दिया गया है कि D AB का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि D AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अब जब D AB का मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि AD बराबर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि AD बराबर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। भाई जब ये D इसका मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी, AD बराबर हो जाएगा किसके, DB के। AD बराबर DB यहाँ पर हो गया है। अब जब AD बराबर DB हो गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि AD अनुपात अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमारा 1 हो जाएगा। AD अपॉन DB का जो अनुपात होगा वो हमारा 1 होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं AD अपॉन DB ये जो है ये बराबर है। जैसे माना AD 100 है, 100 है, 100 सेंटीमीटर, और ये भी 100 सेंटीमीटर है, तो जब हम 100 बराबर 100 लिखेंगे और यहाँ पर हम 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। अब ध्यान से दीजिए, इसे हम 1 नंबर नाम दे देते हैं। अब देखते हैं कि हम त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में क्या देखते हैं हम कि जो E है वो किसका मध्य बिंदु है, AC का। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो अब देखिए कि हम थेल्स थ्योरम का इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और देखते हैं कि थेल्स थ्योरम के प्रयोग से जब हमें DE किसके समांतर दिया हुआ है, BC के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के। और इसी इसके समांतर वाले रूल को या समांतर वाले रूप को देखते हुए हम इस पर थेल्स थ्योरम का प्रयोग कर देते हैं। तो जब DE BC के समांतर है तो हमारी इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि AD अपॉन DB बराबर होना चाहिए AE अपॉन EC के, ये जरूरी है, होना चाहिए। और यहाँ पर लिखेंगे हम फिर में किससे, 6.1 से। फिर में 6.1 से हम जानते हैं कि जब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर उसके त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा खींची जाती है तो वह उसकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। और समांतर हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो इस समान अनुपात में इसका विभाजन हो गया है। अब देखिए AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यहाँ पर ये हमारा हो गया है। अब देखिए AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ से 1 लिख देंगे। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि 1 बराबर में है किसके, AE अपॉन EC के।
ये हमने कहां से लिखा है, 1 से। अब ए अपॉन ई सी बराबर 1 है, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 मान के चलेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर ई सी। अब देखिए ए बराबर हमारा ई सी यहाँ पर हो गया है, क्या हो गया है, ए बराबर ई सी यहाँ पर हमारा हो गया है, ए बराबर ई सी। तो हमें अब पता लग चुका है कि ए बराबर जब ई सी है तो हमारा ई है वो ए सी का मध्य बिंदु आ गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि ई है वो किसका मध्य बिंदु है, ए सी का। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। कैसे पता लगाया, पता ऐसे लगाया कि जो हमारा ई ए बराबर ई सी जो आया है, माना कि ए कितना है 10 है और ई सी कितना है 10 है, तो 10 बराबर 10 जब हम करते हैं तो हमारा ये दोनों बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 10:10 क्या आएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से हमारा ए बराबर ई सी है। इस प्रकार ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। सीधी सी बात है, जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये जो बीच में है वो मध्य बिंदु ही तो होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब होता है वो पूरी भुजा को समान भागों में विभाजित कर देगा, मध्य में वो बैठा हुआ है। और ये दोनों जब बराबर होंगे तो वो अपने आप मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी फिर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिखना है आपको, इसके बाद यहाँ जाके यहाँ तक लिखना है, सीधी सी बात है, ये लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, तो यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं हम। एक फिगर आपका इस तरह से यहाँ पर ये बन जाएगा, ये आपका फिगर बना है ट्राइंगल का। तो ये फिगर यहाँ पर बन चुका है और इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। यहाँ पर हम इसको ए बी और सी नाम दिया है, और यहाँ पर कोई ऐसी रेखा बना देते हैं और जो इसका नाम दे देते हैं डी। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा ए बी और ए सी हो गई के मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु डी और ई हो गए, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा डीई है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये डीई बीसी के समांतर होगी। उसमें हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि डीई बीसी के समांतर है, लेकिन इसमें हमें खुद सिद्ध करके दिखाना है कि डीई बीसी के समांतर होगी या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है अपना डी, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ए सी का मध्य बिंदु है अपना ई। अतः हमारा यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ई सी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ई सी, क्योंकि ये दोनों जब इनके मध्य बिंदु हैं तो ए डी बराबर डी बी के हो जाएगा और ए ई बराबर ई सी के हो जाएगा। इतना तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि डीई समांतर है किसके, बीसी के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या है इसका, इसका प्रूफ है कि
हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ए बी है उसका मध्य बिंदु क्या है, डी है। जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ए डी अपॉन डी बी बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ए ई अपॉन ई सी बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं कि ए डी अपॉन, यहाँ पर लिखते हैं कि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। डी किसका मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। और यदि ये इसका मध्य बिंदु है तो फिर क्या होगा, यदि ए बी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी और डी बी का अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी अनुपात डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे पहले हम ये भी लिख देते हैं कि यदि ये इसका मध्य बिंदु है तो हमारा ए डी बराबर किसके, डी बी के हो जाएगा और इधर अनुपात इसका 1 हो जाएगा और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, 1। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे देखते हैं तो एक लाइन ड्रॉ करके हम देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु था और यहाँ पर ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, त्रिभुज भी लिखना जरूरी नहीं है, लिख देते हैं चलो कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ई मध्य बिंदु है किसका, ई मध्य बिंदु है किसका, ए सी का। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए सी का मध्य बिंदु है कौन, ई, तो ए ई बराबर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए ई बराबर ई सी हो जाता है। ए ई बराबर ई सी जब हो जाता है तो ए ई अनुपात ई सी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये मान से 2 नंबर नाम दे देंगे। अब 1 में 2 से हम क्या देखते हैं कि इधर भी क्या है, 1 है और इधर भी क्या है, 1 है। तो 1 में 2 से 1 और 1 कैंसिल हो गया और ए बी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी हमारा हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 में 2 से, 1 में 2 से क्या हुआ, 1 में 2 से हुआ हमारा ए बी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब ध्यान से देखिए कि ए बी अपॉन डी बी यानी कि हमारा ये हुआ है ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, सॉरी यहाँ पर ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी बराबर क्या था, 1 था हमारा ए बी अपॉन डी बी। तो देखिए ए बी अपॉन डी बी, यहाँ पर ए बी अपॉन डी बी नहीं था, ए डी अपॉन क्या था, डी बी था। सॉरी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको गलत लिख लिया है, ए डी बराबर क्या था, डी बी था। तो हमारा ए डी यहाँ पर आएगा ए डी, ए डी क्योंकि हमने बोला तो सही था कि ए डी अपॉन डी बी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या है, 1 है और इधर ए ई अपॉन ई सी बराबर क्या है, 1 है। तो अब सही है ए डी अपॉन डी बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली डी आ जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर डी आ जाएगा। अब देखिए ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। तो हमारा थेल्स थ्योरम का विपरीत क्या कहता है कि जब कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो देखिए ये जो डी रेखा है दोनों को यहाँ पर समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो डी रेखा बीसी के समांतर होगी और यही हमें सिद्ध करना है कि क्या डीई बीसी के समांतर है। देखिए यही हमें सिद्ध करना था कि क्या डीई बीसी के समांतर है, तो हाँ डीई बीसी के समांतर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है और ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर लिख देंगे एच पी और ये किससे सिद्ध हुआ है हमारा, ये हुआ है विलोम से, यानी कि फिर में 6.2, फिर में 6.2 से। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देख लीजिए, इसको बार बार देखिए ताकि ये आपकी अच्छी तरह समझ में आए। इसमें हमने करवाया है
क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 चारों क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जरूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी प्रकार सारे क्वेश्चनों को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और कंप्लीटली जो सारे क्वेश्चन हैं चारों वो हम करवा चुके हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।